जैस्मिन आप बात करें। जी, अनकॉन्शियस बायस में आपका कंट्री वाइज आ सकता है, या फिर क्रिकेट में जैसे होता है हम लोग क्रिकेट गेम्स खेलते हैं और उसके बाद अपनी कंट्री को सपोर्ट करना, वो हो सकता है। और एक जो दूसरा आ रहा था रिलेटिव्स में, स्पेशली जो मैरिड होते हैं, मम्मी और सास का जो होता है, लाइक मम्मी की जितनी भी गलतियां रहती हैं तो दैट इज ओके, एंड उसके बाद सास की मतलब वही अगर सेम गलती होता है तो फिर वो अचानक से वो हो जाता है। जी बिल्कुल, इट कैन बी इनफ। एक्चुअली इफ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नाउ इट्स गोइंग टू स्टार्ट दिस वन, कॉग्निटिव बायसनेस। एक्चुअली यहाँ पर जो दो मेन टाइप्स हैं जिनमें हम मोस्टली डिफर नहीं कर पाते और जो हमारी सोसाइटी में पाई जाती हैं, वो कॉग्निटिव और इगोसेंट्रिसिज्म ही आता है। कॉग्निटिव बायसनेस ऐसी जैसे कि हम पुराने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के ऊपर जज करते हैं चीज़ों को। इसमें ये जो कॉग्निटिव बायसनेस है, इसको हम एज ए जजमेंट भी कह सकते हैं कि अगर किसी ने टोपी पहनी हुई है तो इसका मतलब है वो मुसलमान है। अ सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ डेविएशन फ्रॉम नॉर्म्स और रियलिटी इन जजमेंट्स, कि हम जो हमारी नॉर्म्स होती हैं पुरानी, जिनको हमने अपने दिमागों में सेट किया होता है, बिलीफ्स होते हैं, या फिर ऐसे एक्सपीरियंसेस। लेट्स सपोज कि अगर मेरा किसी अफ्रीकन से, मैं एग्जांपल दूंगा क्योंकि इट्स वेरी फेमस एग्जांपल, कि अफ्रीकन से अगर किसी से मैंने बिजनेस किया था और उसने मुझे धोखा दिया, तो नेक्स्ट टाइम मैं किसी भी अगर अफ्रीकन से बिजनेस करने लगूंगा तो मेरे जहन में सबसे पहला ये ख्याल आएगा, नहीं, ये तो मुझे धोखा देंगे, ये मेरे साथ दगाबाजी करेंगे, दो नंबरी करेंगे। लेकिन मैं उसको कभी एनालाइज नहीं करता कि क्या वाकई ही वो बंदा ऐसा है या नहीं है। उसको सब्जेक्टिव रियलिटी पर रख कर मैं अपनी परसेप्शंस क्रिएट कर लेता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ मेमोरीज की वजह से, जो कि हमारे पास्ट इवेंट्स गुजरे होते हैं, मेमोरीज बिल्ड होती हैं, हम उसके ऊपर डिसीजंस लेते हैं कि अच्छा, अगर उसने मुझे धोखा दिया था, ये भी अफ्रीका से है, ये भी मुझे धोखा देगा। जैसे आई विल बी वेरी सिंसियर कि पाकिस्तानियों की दो नंबरियाँ फॉरेन कंट्रीज में बहुत मशहूर है कि अगर पाकिस्तानी है तो इनसे बच के रहना। या फिर इसमें हम जो है ये प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अटेंशन भी हो सकती हैं कि अगर तो इमरान खान की या नवाज शरीफ की बात हो रही है तो फ़ौरन मेरे कान खड़े हो जाएंगे, मैं अटेंशन उस तरफ कर दूंगा कि अच्छा, इस बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर उस जगह पर इस्लाम की बात हो रही है, क्योंकि मैं उसके अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, तो मुझे कुछ हासिल वसूल नहीं है उसमें, या मेरे कुछ पुराने बिल्डअप उसके ऊपर मेमोरीज नहीं है, तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। दिस आर काइंड ऑफ कॉग्निटिव बायसनेस। इसको अगर हम देखें तो ये बायसनेस होती क्यों है? लाइक ओनली पेइंग अटेंशन टू न्यू स्टोरीज टू कंफर्म योर ओपिनियन। कभी कभार हम ऐसे करते हैं कि वेल वी विल टॉक अबाउट देम इन विद एग्जांपल्स। अगर इसी के ऊपर मुझे कोई मेंबर एग्जांपल दे कॉग्निटिव बायसनेस की, वैसे ऑलरेडी हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सम ऑफ एग्जांपल्स। जी मिसेस सलीम। इसका मैं इस तरह से एग्जांपल देना चाहूँगी कि अगर कोई एक बच्चा है, वो एक ही थॉट प्रोसेस से बचपन से गुजर रहा है, तो वो मतलब जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए भी वही जो थॉट प्रोसेस से वो बचपन से गुजरा है, उसके लिए वही चीज़ हमेशा उसको सही लगेगी। बिल्कुल, एक्सीलेंट एग्जांपल। इसके अलावा अगर कोई मेंबर्स? जी सिस्टर मलिया। अच्छा, मुझे मेरे जहन में ना एक सवाल आ रहा है, सवाल नहीं है बट एक एग्जांपल की तरह ही आप ले सकते हैं। जैसे हमारी नानी दादियाँ कोई चीज़, कोई डिश एक पर्टिकुलर रेसिपी से बनाती थी, तो वो हर नस्ल में उसी तरह की बना ही जाती है। अगर हम उसको थोड़ा सा भी चेंज करने की कोशिश करें या कहें कि आजकल इस तरह भी बनती है, हम इस तरह बना सकते हैं, तो फिर उसमें जो बड़ी होती हैं वो कहती हैं कि नहीं नहीं, ये तो एक ट्रेडिशन है, इसी तरह ही चलेगा। तो ये कॉग्निटिव बायस में आ जाएगा या नहीं? जी बिल्कुल, इट इज इन कॉग्निटिव बायसनेस। इसके अलावा कोई एग्जांपल्स? जैसे अगर मैं दूँ एग्जांपल, तो अगर हमारी जो फीमेल सिस्टर्स हैं, अगर उनकी शादी होती है और उनके हस्बैंड अच्छे नहीं होते हैं, लेट्स सपोज कोई इशूज आ जाते हैं, तो फिर उनके लिए ये होता है कि शायद पूरी दुनिया के मर्द जो हैं वो ऐसे ही होते हैं। अच्छा, लेट मी करेक्ट यू सर उमर, ये सिर्फ शादी वाली लड़कियां नहीं, बट जनरली अगर आप अपने एनवायरनमेंट में किसी को भी देखते हैं जिसके साथ कोई लड़का अगर कुछ बुरा करता है, तो हमारा एक थॉट प्रोसेस बन जाता है कि लड़के सारे ऐसे ही होते हैं। जी बिल्कुल, यू आर राइट।
इसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल ट्रेंड लाइन आप अनलोड कर लें। ये एग्जाम्पल देते हुए मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम लोगों ने बचपन में सुनते थे कि भाई जो सिख हैं वो फुलिश होते हैं और उनके बारे में जो भी वो बातें कर रहे होते थे। लेकिन अब जब हम लोग बाहर इस तरह से कहीं जाते हैं और उसकी एग्जांपल ये है कि वो बाइसनेस कैसे टूटी, वो ये हुई कि भाई आप जब हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ पे वी विश कि हम वहाँ पे एक सिक डॉक्टर हैं इमरजेंसी में, एंड वी ऑलवेज विश कि हम उन्हें ही वही हमें देखें बिकॉज ही इज़ द बेस्ट वन ओवर देयर। सो आई बिलीव कि इसमें आता है कि जो पैटर्न आपने सॉरी आप तो इंडिया से हैं ऐसे ना? नहीं, मैं बिल्कुल भी इंडिया से नहीं हूँ। देखें, दिस इज द कॉग्निटिव बायसनेस कि इन्होंने सिख की बात की है और हमें अच्छा नहीं बताया जाता, तो फौरन मेरा जहन गया कि ये तो जरूर इंडिया से होंगी क्योंकि सिख तो होते हैं इंडिया में। नहीं सर, सिख पाकिस्तान में भी है, आप जरा नजर घुमाएं। जी बिल्कुल है, लेकिन इतना ज़्यादा हमारा उनके साथ मेल जोल नहीं होता, या एटलीस्ट मैंने पाकिस्तान में काफ़ी शहरों में ज़िंदगी गुजारी है। अगर सियालकोट की तरफ या लाहौर के कुछ एरियाज में ना जाएं तो बाकी पाकिस्तान में नहीं पाए जाते। नहीं, वो आप अपने दादा की स्टोरी टेलिंग पे जाए ना तो फिर आपको बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं। अगर आप अपने दादा सब में बैठे हुए हो उस तरह से तो फिर यू गेट अ लॉट ऑफ स्टोरीज के भी ऐसे होते हैं। हमारे बेंच से है कि देखें सिस्टर में बात की सिखों की, तो फ़ौरन मेरा जहन गया अच्छा सिस्टर तो इंडिया से हैं। तो दैट्स हाउ वी डू द कॉग्निटिव बायसनेस कि मैं फ़ौरन कॉग्निटिव बायसनेस पे चला गया कि अगर किसी ने सिख की बात की है तो वो ज़रूर इंडिया से ही होगा। जी बिल्कुल, प्लीज़ और एग्जांपल्स दें डॉक्टर आशीष। अच्छा, मैं यहाँ पे एक थोड़ा माजरत करना चाहूँगा मेंबर से कि थोड़ा सेशन लंबा हो रहा है क्योंकि हमें आज ही इसको कंप्लीट करना है, इसलिए ये लंबा हो गया है क्योंकि आज जो है ना हमें नेक्स्ट टास्क देनी होगी, तो उसके लिए एक्सक्यूज़ है। मैं इस वीडियो को ना 2 में डिवाइड कर दूँगा तो आप लोगों के लिए फीजेबल हो जाएगी। दूसरा मैं कहना चाहूँगा ब्रदर उमर ये जो मियाँ बीवी वाली एग्जाम्पल है ना, वो बीवियों के लिए अपने शौहर होते ही बुरे हैं भाई, किसने अच्छे होते हैं, बायसनेस हो या ना हो, कोई एक्सपीरियंस हो या ना हो, बुरे ही होते हैं। सही है। वो अभी अली भाई ने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी थी ना, बेचारा उड़ रहा था हवा में तो उसमें भी कीड़ा निकाल लिया उसने। ठीक है। अच्छा, तीसरी मैं एग्जाम्पल जो दूंगा बिसाइड दिस जो कि हमारे यहाँ बहनों में एक्चुअली ये होता है, जैसे अब तेरी मुआशरे में, बहनों के नहीं मुआशरे में, कि अगर अब तेरी डोली यहाँ से उठी तो वहाँ से अरती आनी चाहिए। ये इंडियन मूवीज का डायलॉग है, लेकिन वाकई ये सोच एक है और ये उन बेचारियों के जहनों में बैठी हुई है कि अगर खुदा ना खास्ता तलाक हो गई तो बस मैं काली हो गई, मैं पलीद हो गई। ये हमारे पाकिस्तान में भी है ऐसे। मैं पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। ठीक है, वो मैंने एग्जांपल दी, डोली उठी अरती आनी चाहिए, इंडियन मूवी का डायलॉग है। मतलब अगर आप यहाँ से गई हो शादी करके तो वहां से तुम्हारी लाश ही आनी चाहिए। और इस वजह से काफी हमारी जो सिस्टर्स हैं वो तलाक को एक कलंक समझती हैं, जबकि तलाक जो है अल्लाह पाक ने एक वे आउट दिया हुआ है आपको, और बहुत सी इसको यूज नहीं करती हैं। बहुत सी टॉक्सिक रिलेशन में अपनी सारी जिंदगी गुजार देती हैं। मार पीट रहा है मियाँ, उनके ऊपर फिरौन बना हुआ है, वो खामोश है, घर वालों को भी नहीं बता रही कि अगर मैंने बताया तो तलाक हो जाएगी, मेरे ऊपर कालिक पड़ जाएगी। तो दिस इज वन ऑफ दिस एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव बायस, क्योंकि उनके जहन में चीज बिठाई जाती है बचपन से कि भाई अगर डोली जाएगी तो फिर तुम्हारी लाश आनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे। अभी कुछ टाइम पहले हमने एक केस भी हैंडल करा था, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक सिस्टर थे, उनके आसपास काफी सारे लोगों के डिवोर्स हुए थे, तो इस वजह से वो निकाह ही नहीं करना चाहती, और वो बोल रही थी जिनसे उनके घर वालों ने प्रपोजल दिया है उसमें कोई कमी नहीं है, बस वजह यही है कि आसपास सबके डिवोर्स हो गए। जी बिल्कुल, इसकी रिसेंट एग्जांपल ऐसी है कि आजकल डिवोर्स रेशियो जितना हमारी फीमेल सिस्टर्स जो हैं एक्सपेक्ट करती हैं लड़कों से, तो लड़कों ने शादियां करनी छोड़ दी कि यार रहने दो, इतनी एक्सपेक्टेशन उनसे पूरी नहीं होंगी। तो वो इस बजाय इसके कि पहले बात तो करें या इसको एनालाइज तो करें कि वाकई ही जो हमारी सिस्टर्स हैं वो ऐसी हैं भी या नहीं है, लेकिन उन्होंने एक साइकोलॉजी बिल्ड कर ली है कि यार नहीं अब तो नहीं होगा, इतने ज़्यादा खर्चे हमसे नहीं उठाएगा। जी जैस्मीन बात करें। जी भाई, इसमें ये एग्जाम्पल भी आ सकता है ना, जैसे कि मतलब बॉय होना या गर्ल होना, बेबी बॉय बेबी गर्ल वाला चीज़ जो आता है रिलेटिव्स के या उन लोग के जहन में, जो माँ के जहन में बैठा देता है, या फिर रिलेटिव्स के जहन में वो जो बैठा हुआ है कि लड़का ही आगे बढ़ाता है, तो अगर लड़की हो गई तो फिर वो क्या बोलते हैं, वो लिनिएज नहीं चलता है। ये वाला एग्जाम्पल भी इसमें आता है क्या? जी ब्रदर मीर, आप काइंडली एलैबोरेट कर दें, मैं सुन नहीं पाया, सॉरी। ये बोल रही हैं क्या अगर
जो ऐसा नहीं है माशरे के अंदर क्या बेबी बॉय क्यों हुआ या बेबी गर्ल क्यों हुई, तो वो पहले से एक मेंटालिटी बना रखी है, तो वो पूछ रही कि ये भी इसमें आएगा या नहीं आएगा इस बायस में। कॉग्निटिव में नहीं आएगा लेकिन बायसनेस में जरूर आएगा कि हम जेंडर बायस हैं कि फीमेल आनी मेल होना चाहिए, फीमेल या फिर गर्ल नहीं होनी चाहिए। ये बायसनेस में आता है लेकिन कॉग्निटिव में नहीं आता, क्योंकि कॉग्निटिव में हम देखते हैं प्री डिफाइंड डिसीजन, जो प्री एक्सपीरियंस डिसीजन होते हैं। कभी कभार ऐसे होता है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, इसको मुझे याद आ गई कि अगर किसी वालदा के 6 बच्चे हैं और उनमें से 5 फीमेल्स ही हैं, तो फिर अमूमन ऐसे कहा जाता है कि नहीं इनके घर शादी ना करें, हो सकता है कि हमारे भी आगे बच्चे जो हैं वो सारी फीमेल्स ही हों। तो ये एक कॉग्निटिव बायसनेस होती है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ये एग्जांपल्स। जी सिस्टर सुंदर आपने हैंड रेस किया। चलो ब्रदर मैं आगे चलो। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इसमें हमने तकरीबन ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। सबसे पहले पेइंग अटेंशन टू द स्टोरीज टू कंफर्म योर ओपिनियन, कि हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मानते हैं जो कि हमारे ओपिनियंस के साथ रिलेट करती हैं, जो कि हमें प्री डिफाइंड होती हैं। कि अगर ये बंदा जो है हज़रत अली के बारे में ज़्यादा बात करता है, इसका मतलब है दैट्स ओके, ये एलतशी होगा और ये मेरे फिर से फिट होता है, तो मैं इसकी बात मानूंगा। इसको हम प्री डिफाइंड डिसीजंस के ऊपर कर लेते हैं जो हमारे ओपिनियंस को कंफर्म करती हैं। ब्लेमिंग आउटसाइड फैक्टर्स व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे, जब भी आपके ऊपर कोई बात आती है तो आप कहते हैं कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ या फिर इसकी वजूहत कुछ और ही होंगी। एट्रीब्यूट्स ऑफ लक या सक्सेस को हम रिलेट कर देते हैं, उसमें भी कॉग्निटिव आ जाते हैं। अज्यूम कर लेते हैं हम कि दूसरों के ओपिनियन या जो बिलीफ हैं उनके बिलीफ्स जो हैं वो ठीक नहीं है, या फिर अगर कोई चीज़ फाइंड करता है तो इसका मतलब है उसका किसी स्पेसिफिक जमात से ताल्लुक है। ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं, जस्ट इनको डिफरेंट वर्ड्स में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ब्रीफ कर दिया, लंबा कर दिया। और अगर किसी एक जुमले के बारे में बात की जाती है तो मैं फ़ौरन एज्यूम कर लेता हूँ अच्छा मुझे तो इसका सारा पता है। अब कोई अगर बात करता है कि लेट्स सपोज व्हाट विल बी द परफेक्ट एग्जांपल, के आप कोई एग्जांपल दे, मेरे जहन में नहीं आ रही, कि अगर किसी को एक लफ्ज़ बताया जाता है या एक जुमला बताया जाता है वो अज्यूम कर लेता है कि मुझे तो ये सारी बात पता है, अच्छा ये बात ऐसे है। लाइक क्या इसका एग्जांपल ऐसे दिया जा सकता है कि जब भी कभी 2 फीमेल्स बैठकर अगर आपस में बात कर रही हैं और अगर सास का नाम आ जाता है तो ये बस यही अज्यूम होता है कि नहीं सास है तो फिर वो तो एक नेगेटिव ही पार्ट ही रहेंगी। जी बिल्कुल आ सकते हैं, या फिर ऐसे कह लेंगे अगर 2 फीमेल्स बात कर रही हैं तो अगर कोई मर्द देखता है तो ये कहेगा ये जरूर किसी के लिए कर रही होंगी। इट्स अ काइंड ऑफ एग्जांपल। अच्छा नेक्स्ट वन, ये 2 ऐसी हैं जो हमारे माशरे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक कॉग्निटिव प्री डिसाइड या प्री डिफाइंड डिसीजन, और दूसरी है ईगोसेंट्रिक। हमने इसकी बहुत सी एग्जांपल्स ऊपर पहले ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, हम इसको शॉर्टली बस यहाँ पे ब्रीफली देखेंगे। ईगोसेंट्रिक जो हर वो चीज़ जो आपकी ईगो से रिलेटेड होती है, थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड व्हाट इज गुड फॉर यू। सेल्फ बायसनेस, सेल्फ सर्विंग बायसनेस भी इसी के अंदर आती है। रेफरिंग टू द पीपल टेंडेंसी टू फिक्सेट ऑन देयर ऑन पर्सपेक्टिव, एग्जामिनिंग इवेंट्स और बिलीव। अगर आप मुझे कोई बिलीव बता रही हैं, लेट्स सपोज आपका ताल्लुक अहले सुन्नत फिरके से है और मेरा ताल्लुक अहले हदीस फिरके से है, तो आप मुझे कोई बात बता रहे हैं तो उसको मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करूँगा, जजमेंट जिसे कह सकते हैं कि हाँ ये बात ठीक है, ये बात ठीक नहीं है। एग्जामिन करता हूँ मैं अपने बिलीव्स के मुताबिक। और उसके बाद ज़्यादा सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड होना, बिल्कुल इसमें भी ईगोसेंट्रिसिज्म आ जाता है। इसकी यहाँ पर एग्जांपल ऐसे है कि अगर आप मैंने यहाँ पर दी है कि अगर एक नए बच्चों ने एडमिशन लिया है कॉलेज के अंदर या फिर स्कूल के अंदर, और उन सब के सामने टीचर आपको कहते हैं कि आपने एक प्रेजेंटेशन करनी है या एक स्पीच करनी है, उनको आपने वेलकमिंग स्पीच देनी है। अब आप फर्स्ट टाइम जाते हैं स्टेज के ऊपर, आपको पता चलता है ओ नो, आपकी ज़ुबान आपको लगता है कि लड़खड़ा रही है, आपके अंदर थोड़ी सी वाइब्रेशन है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको ये लगता है कि शायद सबको ये बात नज़र आ रही है कि मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ। क्योंकि जो आप खुद को समझते हैं, जो आपको लगता है कि आप समझ रहे हैं, आप ये समझते हैं कि सबको वैसे ही नज़र आ रहा है। हालांकि अगर इन केस उनको एनालाइज किया जाए तो वो भी नए बच्चे हैं, पहला दिन है उनका, फर्स्ट टाइम वो खड़े हुए हैं वहाँ पर, वो खुद घबरा रहे हैं कि हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हुए हैं, हमें पता नहीं कैसा माहौल मिलेगा, कैसी बात करने को मिलेगी, कैसे सुनने को मिलेगी। दिस इज़ अ काइंड ऑफ ईगोसेंट्रिसिज्म। इसके बारे में अगर 1-2 एग्जांपल्स मिल जाए। मैं
बचपन में जैसे भी बड़े ग्रुप के सामने चौक हो जाया करता था, वैसे अब भी मेरे में प्रॉब्लम है, मेरी स्पीच इतनी क्लियर नहीं है, बट मैंने इसी को ही ओवरकम करने के लिए मैं स्कूल में जानबूझ के बार बार जिद करके मैं कमांडर बना, ताकि मैं ये जो होती है ना परेड को कमांड करूँ, ताकि मेरी जो हेजिटेशन है ये खुले धीरे धीरे। तो ये इसी तरीके से ये चीज़ें हो सकती हैं दूर, और अगर हम पहले से माइंडसेट बना लें तो बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है, जैसे हमारे बारे में ऐसे ही सोच रहे हैं तो नहीं बोला जाता। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसको ओवरकम करने के लिए बिल्कुल आपको इसको प्रैक्टिस करनी चाहिए, चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए, और सिर्फ जो आप बिलीव करते हैं आपको उन्हीं पर नहीं फोकस रखना चाहिए कि शायद मैं ये समझ रहा हूँ, इसका मतलब है कि सब ऐसे ही समझते हैं, ये चीज़ें ऐसे ही वर्क करती हैं। लेट्स गेट द लास्ट एग्जांपल फॉर इगोसेंट्रिक बायसनेस। कोई मेंबर अगर देना चाहें, क्योंकि आई थिंक सेशन आज काफ़ी लंबा हो गया हमारा। जी सुमैया, सुंदस, ट्रेंड लाइंस, मुनीरा, अरीशा, कोई भी बात करे, जास्मीन, मदिया, बनवशरत, आयमा, कोई भी एक एग्जाम्पल ताकि हम आगे चलें। जी मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। बोलिए सुशु। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से ये सब जो बिल्ड हो जाता है साइकोलॉजी माइंड में, तो ऐसा अगर माहौल रहे जहाँ पर किसी इंसान को क्रिटिसाइज़ किया जाता रहे हमेशा, तो वो कभी भी दूसरे लोगों से सोशलाइज होने में प्रॉब्लम फेस करता है, खुलता नहीं है, खुलकर बात नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको उसके दिमाग में वही डर बैठा रहता है कि सब मुझे जज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। एग्जाम्पल इट कैन बी एन एग्जाम्पल। बरादर आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये जजमेंट की टूवर्ड्स जा रही है, लेकिन सही ये भी एग्जाम्पल में आएगा। जी जैस्मिन बोलिए। जी भाई, जैसे अभी लाइक गर्ल को अगर मतलब लड़की को अगर शादी नहीं करनी किसी लड़के से, मगर फैमिली प्रेशर से आता है स्टेटस वाइज या पैसे वाइज, मटेरियलिस्टिक वाइज, तो लोग इगोइस्टिक ही हो जाते हैं कि नहीं इसी से शादी करनी है, वो वाली जो चीज़ है। जी इट कैन बी इगोसेंट्रिसिज्म, कि जो मैं चाहता हूँ वही होगा। लाइक जो उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि इससे शादी करनी है तो इसी से शादी होगी। जी मदिया बोलिए। अच्छा, मेरा एग्जांपल दरअसल मैं पूछना भी चाह रही हूँ कि वो सही है या गलत है। कोई एक टीचर आप उठा लें जो कि इससे समझे कि 93 में या 94 में स्कूल में पढ़ाता था, और अब इस दौर का टीचर आप उठा लें, तो जाहिर सी बात है मेथोडोलॉजीज अलग अलग होंगी, दोनों के तरीके अलग अलग होंगे पढ़ाने के लिए। लेकिन जो इस दौर वाला है वो अब पिछले दौर वाले टीचर को कह रहा है कि नहीं तुम जो पढ़ाते थे तुम तो गलत ही पढ़ाते थे, ये सारी टेक्निक्स गलत है। तो यहाँ पे ईगोसेंट्रिक आ जाएगा ना, क्योंकि वो ईगोइस्टिक होके कह रहा है कि मैं जो पढ़ाता हूँ, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ वही सही है, तुम जो पढ़ाते थे वो गलत है। एग्जैक्टली, बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल। एक एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ का भी हो सकता है। जैसे अगर हस्बैंड का जो मेंटालिटी पिछड़ा हुआ हो, तो वो अपनी वाइफ को कभी भी जगह नहीं देता कि वो अपना कुछ भी क्रिएटिविटी कर सके इन एनी फील्ड, क्योंकि ऐसा लगता है कि मतलब मैं हस्बैंड हूँ तो वाइफ जो है हमेशा मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए, तो उसे कंट्रोल में रखने के लिए वैसा करता है। तो ये जो हस्बैंड का जो ये मिजाज है वो ईगोसेंट्रिक बायसनेस में आ जाएगा। जी बिल्कुल, इट कैन बी ईगोसेंट्रिक कि अगर मैं मर्द हूँ तो घर का काम या फिर जो अर्निंग है वो मुझे करनी चाहिए और मेरी वाइफ को ये नहीं करना चाहिए। Okay, I think that's gonna be all for today. It's almost 2 hours now. कोई final wording, brother Hashim, brother Mir या Tenis Naya? जी सिस्टर मदिहा बोले हम।
अच्छा, इसमें मैं एक बात जोड़ना चाह रही हूँ। जिस तरह इन्होंने बात की कि मर्द कहेगा कि मैं कमा सकता हूँ, लड़की नहीं कमा सकती, इसमें वाइस वर्सा हो सकता है। जैसे घर के मामूली से काम होते हैं, घर के कामों में हाथ बटाना, मोस्टली खास करके पाकिस्तान में हम ये नहीं देखते कि घर में कोई मर्द काम करता हो। इवन उनको पानी भी, वो आते हैं तो उनको पानी भी भर के देता है। मेरा ब्रदर है एक, तो मतलब वो तो नहीं करता, लेकिन मैंने अपने कजन्स में ये देखा है, तो वो घर पे आते हैं तो वो चिल्लाते हैं कि हमें पानी दो। तो ये भी तो ईगो सेंट्रिक हो गया ना कि मैं मर्द हूँ तो मैं क्यों उठ के पानी पीऊंगा, मुझे कोई ना कोई पानी लेके देगा, या मैं क्यों उठ के काम करूं घर के, मुझे नहीं करने चाहिए, वो औरतों के काम है। थैंक यू। इसमें ना मुझे ये लगता है कि ज़्यादा रोल होता पेरेंट में दोनों का है, बट पेरेंटिंग में ज़्यादा जो रोल है वो माँ का ज़्यादा होता है। मदर की तरफ से जितना ज़्यादा बच्चों को अटेंशन नहीं रहेगी, मतलब अगर एक माँ है वो ज़्यादा बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देगी तो बच्चे ज़्यादा, क्योंकि अगर मेल की तरफ मतलब बाप की तरफ से कोई इस तरीके की आ रही हैं चीज़ें और माँ अपने बच्चों को उसको पॉजिटिव वे में समझा देती है तो भी ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती हैं। बट अगर माँ भी इस चीज़ को नहीं ध्यान देती है और वो उसको यूं ही बस जाने देती है तो फिर वो ज़्यादा ही बढ़ती है। और ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में कि परवरिश एक तरफ पर लोगों की सोच एक तरफ, तो ये इनबिल्ट भी क्वालिटीज होती है लोगों में, बहुत सी चीज़ें खुद की फितरत होती है। नहीं देखिए, अगर मैं जैसे मैं हूँ, मुझे ये दिख रहा है कि मेरे हस्बैंड में कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं और अगर मैं अपने बच्चे को ये चीज़ समझा रही हूँ कि देखिए ये चीज़ नेगेटिव है, इसको आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट, अपनी लाइफ में नहीं लाना है, आपको इस तरीके से बिहेव नहीं करना है, क्योंकि जो अच्छी चीज़ है वो इस तरीके से है, वो इस तरीके से नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि अगर इस तरह से रोल एक मदर अपनाए तो बच्चों को कंट्रोल में रख, मतलब उस तरफ जाने से रोका जा सकता है। बट अगर माँ है वो ये देख रही है कि हस्बैंड आता है और फिर वो बस चिल्लाता है और वो अपने बच्चों को उस तरीके से उनको उसकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी नहीं बता पा रही है, तो फिर बच्चे कभी इस चीज़ को जज ही नहीं कर पाएंगे कि क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, और वो बस उसी चीज़ को लेते रहेंगे जो उन्हें दिख रहा है। फिर वो जजमेंटल उनकी कोई सोच नहीं होगी कि हमें सामने की सिचुएशन को जज करके हमें अपने आप को उसके अकॉर्डिंग बनाना है। अच्छा, इसमें मैं इनसे थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि बच्चे तो वही सीखते हैं ना जो वो देख रहे होते हैं, यानी अमल जो कर रहे हैं पेरेंट्स वो देख के सीखेंगे ना बच्चे, चाहे वो जितना भी उनको सही गलत बता दें, वो बच्चे तो ये कहेंगे आप लोग खुद इन चीज़ों पे अमल नहीं कर पा रहे, तो आप हम लोगों को किस तरह कह सकते हैं। ये मतलब एक हस्बैंड अगर वाइफ की अगर इज्जत नहीं कर पा रहा तो फिर बच्चे उस बाप की किस तरह इज्जत करेंगे कि जो बच्चों की माँ के सामने उनको मतलब माँ को ही जलील किए जा रहे होंगे। तो बच्चे तो वही देखेंगे सीखेंगे ना जो उनके सामने हो रहा होगा। जी ऐसे ही है जी सिस्टर मदिया। जी बिल्कुल, मैं भी यही चीज़ बोलना चाह रही थी कि यहाँ पे मैं भी डिसएग्री करूँगी कि पेरेंटिंग मतलब उसमें ज़्यादा हाथ माँ का होता है। नहीं, पेरेंटिंग में दोनों पेरेंट का इक्वल हाथ होता है। जैसे मैंने अपने घर में अपने फादर को खाना बनाते हुए भी देखा है, घर में झाड़ू लगाते हुए भी देखा है, अम्मी को हाथ बटाते हुए देखा है। तो मैं भी मेरे जहन में यही है कि एक अच्छा मर्द इस तरह ही होता है जो घर के काम भी करे, घर में हाथ भी बटाए। बट
ऑन दी अदर एंड अगर मैं अपनी फैमिली में दूसरे मर्दों को देखती हूँ वो नहीं करते, तो यहाँ से फिर आपको पता चलता है कि सही क्या है गलत क्या है, या इससे मेरी सोच अच्छी कैसे बन सकती है, वो जो मैंने अपने घर में देखा उससे। उसमें मेरी माँ कुछ नहीं कर सकती थी कि मुझे बताए कि नहीं ये सही है ये गलत है। जी मैं माजरत के साथ जरा थोड़ा बिजी हो गया था। मौला अली का एक कॉल आउट कर सकता हूँ अगर इजाजत हो तो इस मामले में। जी मौला अली के पास ना उनके एक साहबी बैठे थे, उनका नाम है सासा बिन सुहान। तो उन्होंने पूछा कि यार ये हमारे घर में काफी नाचाकी होती है तो हालात बड़े खराब हैं। तो मौला अली ने कहा था कि अपने घर में गुस्सा करना छोड़ दो, अपने घर में ऊंची आवाज से बोलना छोड़ दो, ना ही अपनी बीवी से बोलना ना ही अपने बच्चों से बोलना। तो उन्होंने कहा फिर अगर कोई ऐसा मामला आ जाए जिसमें मुझे बीवी के साथ कोई इख्तलाफ हो या बच्चों को मैं कुछ समझाना चाहूँ, तो मौला अली फरमाते हैं उसके लिए ऐसा करो कि एक रूटीन वाइज ना काम कर लो। उनके लिए डेली बेस के ऊपर ना कोई तोहफा ले आया करो या जाने से पहले सबको सलाम किया करो, ऐसी कोई चीज़ अपनी रूटीन में बना लो, ठीक है। तो जब तुम उनकी किसी बात से फील करो ना कि तुम उन पे नाराज हो, तो अपनी उस रूटीन में जो तुम डेली रूटीन में वो एक काम कर रहे हो ना उससे थोड़ा मतलब हट जाओ, वो काम ना करो। इसी बात से उनको अंदाजा हो जाएगा कि ये डेली हमको कोई गिफ्ट वगैरह ला के देता था, जिसने नहीं ला के दिया तो उनको पता चल जाएगा कि ये हमसे कुछ नाराज है और हम कुछ बेहतरी चाहता है, ठीक है। तो मीर इस्लाम फरमाते हैं कि बस इस हद तक आप अपने घर में गुस्सा कर सकते हैं, इससे ज्यादा गुस्सा करना घर में घर को तबाह करने के मुतरदफ है। अगर इससे ज्यादा नचाकी होगी तो बच्चों के माइंड के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और जो आपकी बीवी है वो, क्योंकि जारी बात है घर में उसके बहुत ज्यादा काम होते हैं, 24 घंटे वो सर्विस करती है, सुबह से लेकर शाम तक वो मुसलसल जो है वो काम के दौरान होती है। तो अगर इसके बदले उसको अप्रिशिएट करने के आप उसके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, उसको मतलब आप कह लें कि ऊंची आवाज में बोलेंगे, बेइज्जत करेंगे, तो यकीनन वो मतलब आप कह लें डिसहार्ड होगी और वो अंदर से टूट जाएगी और वो बच्चों की सही तरीके से देखभाल नहीं कर पाएगी। तो ये आप कह लें जैसे जनाब रसूल खुदा क्या रसूल खुदा की एक मिसाल दी नबी मौला अली ने कि नबी अलैहिस्सलाम जब अपनी वाइफ्स के साथ उनको कुछ नाराजगी हुई है ना नाचाकी हुई है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ तकरीबन 30 कुछ दिन के लिए उनसे रहती इख्तियार की थी, ना उनमें से किसी को झिड़का था, ना मारा था, ना उनके साथ कोई बुलंद आवाज में बात की थी। तो ये तरीका होता है, इससे ज्यादा नहीं आप कर सकते, इससे ज्यादा घर में गुस्सा करना जो है वो घर को तबाह करने का मतलब है। तो ये तुम्हें मर्द की approach पता लग रही है ना, यहाँ पे बात हो रही है अगर वो ऑलरेडी कर रहा है वो। जैसे हमने एक केस देखा था कि वो चिल्लाता है माँ के सामने, बच्चों के सामने, अपनी वाइफ के ऊपर, तो उस सिचुएशन में उस वाइफ को क्या करना चाहिए? उस भाई को समझाना चाहिए उसे कि भाई ऐसा ना कर, बच्चों के ऊपर गलत इम्पैक्ट पा रहा है। अगर फिर भी वो नहीं मानता तो फिर उस वाइफ को किसी ऐसे बंदे की सिफारिश करवानी चाहिए कि जो उसकी नज़र में मतलब आप कहने के जो उसका बाप हो या उसका कोई दोस्त हो या कोई इस तरह का दूर नजदीक का रिश्तेदार हो, क्योंकि हर बंदे के साथ एक अटैच पर्सन होता है जिसकी बात को वो टालता नहीं है। तो वो उससे कहे कि भाई थोड़ा का तरला कर दें, इसका मिन्नत कर दें कि मेहरबानी करके घर में इस तरह की नजाकी पैदा ना करे, बच्चों के जहन पे गलत असर पड़े। जी, वो मजलूम ना बने वो, ठीक है। मिसेस सलीम आप बात करें। जी मेरा भी क्वेश्चन यही है कि मान लीजिए अगर उस औरत के पास कोई ऑप्शंस नहीं है, तो फिर क्या वो सिर्फ इस सोच के साथ में कि अब घर का जो मर्द है वो इस कंडीशन पे है, तो वो अपने घर के जो उसके जो अपने बेटे हैं वो उनको उसी कंडीशन पे छोड़ दे? क्या उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि वो इस सिचुएशन में अपने बच्चों को निकाल के आगे ले जा सके?
जी जी, मैं बस आपकी बात को और ऐड कर दूंगी थोड़ा बहुत कि जो है जैसे मैंने पहले बताया कि इनबिल्ट जो है इंसान में, बच्चे में होता ही है एक मादा, और जो उस पे फिर असर करता है और उसका फिर बाकी जो है किस्मत और ये जो लिखा हुआ है वो सब तो है ही। उसी वजह से इंसान वैसा ही बनता है, कितना भी कोई सोच ले कर ले, बट इंसान का जो जो उसको होना है, जिस तरबियत में, मतलब तरबियत नहीं, मतलब जिस मिजाज में, वो इसी तरीके से होता है। बस उसको जो है माहौल, या घर का माहौल कह लो या बाहर का माहौल कह लो, वो इन्फ्लुएंस करता है। जो उसमें बुराई है वो माहौल में भी रहेगी तो वो और बुराई की तरफ बढ़ता है, और माहौल अगर अच्छा रहेगा तो उसकी बुराई थोड़ी कम होती है, बट बुराई रहती है इसकी। तो ये अंदर भी बहुत रहती है चीज़ें। तो ये घर के अंदर का जो माहौल होता है, अगर ये है कि हस्बैंड या कोई भी एक टॉक्सिक है, एक पार्टनर, तो दूसरे पार्टनर को उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, उसको झेलना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर उसका असर घर में बुरा ही पड़ता है। बट ये सोच ले कि मेरे करने से जो है मेरा बच्चा जो है फिर सुधर जाएगा या वो अपने फादर या मदर जैसा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता। बच्चा वही होगा जो उसको होना है। बस इतना ही ऐड करना था। नहीं, बस एक्चुअली मैं इसका सॉल्यूशन ही पूछना चाह रही थी कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसको किस तरीके से करा जाए। मान लीजिए अगर नहीं है हमारे पास ऐसे फिजिकल रिलेशन जिनको हम बच्चे को शो कर सके, या हम ऐसी जगह पर उनको इंडल्ज कर सके, हमारे पास सीरत है ना, अगर हम उसके थ्रू चाहें तो आई थिंक करा जा सकता है। बट मैं इस पे श्योर नहीं कह सकती क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। बट मुझे ये लगता है कि अगर इन सब चीज़ों को रख के बच्चे को करा, मतलब उनको इन सब चीज़ों को नेगेटिव और पॉजिटिविटी दिखाई जाए तो मैं भी शायद कुछ उनको बेहतर करा जा सकता है। एक्चुअली मैं जिस जगह पर रह रही हूँ तो ये मेरा पूरा एरिया जो है ये पूरा नॉन मुस्लिम है। इवन ये आरएसएस का एरिया, एक सिंगल कानून का सहारा ले सकते हैं। डॉक्टर हाशिम, जहाँ मिसेस सलीम रहती हैं वो आरएसएस का एरिया है, तो मैं तो उनको यही बोल रहा हूँ कितना टाइम से कि आप तो वो एरिया छोड़ के आ जाएं। तो वो आइडियल सिचुएशन नहीं क्या है आपका? जी डॉक्टर हाशिम, मुझे बस कुछ नहीं कहना था। एक बात आई गेस शमीम या शबनम ने कही कि जिस भी बच्चे को जिस तरह बनना होता है, जो उसकी किस्मत में होता है वो वैसा ही बनता है। फिर अगर उसमें बुराई है तो बुराई की तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है तो उसमें बुराई आएगी, अच्छाई की तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है तो अच्छाई आएगी। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई। अगर किस्मत पे ही है कि जिस तरह लिखा हुआ है आपके नसीब में आप बनेंगे, तो फिर तो दिमाग का काम करना खामखा हो गया ना, मतलब वो दिमाग काम ही नहीं करता फिर। मैं यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ ऐड करना चाहूँगा। पहला ये कि बायसनेस हमेशा होती है हमारे माशरे में, हमारी हर चीज़ में, हमारी हर बात में बायसनेस होती है। लेकिन हमने यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल करना है कि हमने किस चीज़ में बायस होना और किस चीज़ में बायस नहीं होना। इसकी सबसे बेहतरीन जो एग्जाम्पल है वो है कौल अल्लाह व कौल रसूल, जहाँ पर अल्लाह पाक और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ गई, वहाँ पे हम बायस हो गए हैं। जो उन्होंने बात कर दिया, दैट्स इट, दैट्स द फाइनल वर्ड। अब वो मुझे एथिज्म क्या कहते हैं, क्या कहती है, माँ बाप क्या कहते हैं, डजंट मैटर, मैं उसको उठाकर पीछे पुश्त के पीछे फेंक दूंगा। ये चीज़ें जहाँ पर हमने बायस होना है। अब उसके बाद ये है कि जो दूसरी बायसनेस है हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो उसका सबसे बेहतरीन हल यही है कि आपने हर चीज़ को एनालाइज करना है, आपने फैक्ट्स और फिगर्स देखने हैं। हमेशा आपने अपने आप को यही पावर करवाना है या बिलीव करना है कि मैं शायद कहीं पर गलत हूँ। हमेशा जब भी आप कोई बात कर रहे हैं, कोई या कोई फैसला कर रहे हैं, हमेशा इसको दोबारा एक दफ़ा एनालाइज करें, गो थ्रू करें, शायद मैं कहीं पर गलत हूँ और मुझे उसको
जो है ना एक दफ़ा रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह हम इस तरह से अपनी बायसनेस को ओवरकम कर सकते हैं या इनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप में से कोई फाइनल स्टेटमेंट देना चाहें। जज़ाकल्लाह। हमें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।